Good evening, everyone. Good evening. Good evening. All well? Audio video okay? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. चलो शुरू करते हैं. Good evening. Good evening. Now we are moving to a new set of themes. हम कवर करेंगे legislatures and India's electoral policy. ठीक है? Legislatures and India's electoral policy. जब हम लेजिस्लेचर्स पढ़ेंगे तो हम दोनों लेयर्स के लेजिस्लेचर्स साथ में पढ़ेंगे. So we will look at the parliament or the union legislatures, and we would also be looking at state legislatures. ठीक है? Electoral policy में anything and everything elections will be studied here itself, from मेथड्स ऑफ इलेक्शंस. इसको ऐसे करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है. आप इसको स्टेक होल्डर्स में बांट दीजिए. वोटर्स, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है? तो इससे रिलेटेड हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, 1951, डिलिमिटेशन, विमेन रिजर्वेशन, इलेक्टोरल रोल, सब कुछ हम यहीं पे खत्म करेंगे. ठीक है? क्लियर ऑन दिस? एक बार में एक साथ. गुड. बिकॉज दे आर ऑल इफेक्टिवली अबाउट द सेम थिंग. दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से पहले लिखा होता है ना? जब हम पार्ट 5 देखते हैं और हम पार्ट 6 देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव पहले लिखा होता है. राइट? गुड. Previous topics also, Harshvardhan, don't act cheeky with me, are there in the PCNs. In the previous class, I very clearly said, क्या मैंने आपको बताया था कि सेंसस वगैरह के नोट्स में लेजिस्लेचर के साथ डाल दूंगा? Yes or no? Did I not mention this in class? Yes. Everything else is already mentioned in the. उसके अलावा सारी चीजें अपने PCN में है, अपडेटेड वाले में. Right? Good. Ashwardhan, you really got to learn how to behave, man. That's not cool. Anyway, चल, यहां तक समझ आया? ठीक ना? कॉन्स्टिट्यूशन के अरेंजमेंट में हमको समझ में आता है कि एग्जीक्यूटिव पहले आता है और लेजिस्लेचर बाद में आता है. अब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव पहले क्यों लिखता है, लेजिस्लेचर बाद में क्यों लिखता है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम इफेक्टिवली देश चलाना है, और एग्जीक्यूटिव को देश चलाने की जो पावर मिल रही है वो लेजिस्लेचर से मिल रही है. और सरकार का सबसे पहला काम देश चलाना है, और कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी काम है कि देश कैसे चलाया जाए उसके बारे में बताया जाए. तो इसलिए अब एग्जीक्यूटिव पहले लिखा जाए या लेजिस्लेचर पहले लिखा जाए, इट इज अ चिकन एंड एग स्टोरी.
हमने पहले एग्जीक्यूटिव लिखा, फिर हमने बाद में लेजिस्लेचर लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बट इफेक्टिवली पॉइंट बस ये है कि हमें उसे पढ़ना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको हमें सीखना जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंटली पिछले साल एग्जीक्यूटिव से ज्यादा सवाल आए थे और लेजिस्लेचर से कम सवाल आए थे। पिछले साल एग्जीक्यूटिव से ज्यादा सवाल आए थे, about 5 questions had come from executive and just about 2 or 3 questions had come from the legislature and elections combined। और पॉलिटी हमें पता है साइक्लिकल चलती है, तो इसका मतलब इस साल, और मैं ये बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, there are going to be more questions from legislature and electoral policy than executive। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। So we will keep that in mind, we will always keep that as a priority focus। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से समझते हैं। इसको पढ़ने का एक बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैं आपको एक पूरा लेआउट बना के दिखाऊंगा कि हमारे लेजिस्लेचर में एक्चुअली कौन है, कहां है, क्या नहीं है, सब कुछ, प्रेसिडेंट से लेके पार्लियामेंट्री कमिटीज तक। फिर हम कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या फर्क है, इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और यूके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या फर्क है। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ध्यान से देखे हैं, we've been asked comparative questions in the previous years as well। आपको याद होगा यूके और इंडिया का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन पूछा है, ठीक है, गुड। फिर इसके बाद हम एक तरफ से शुरू करेंगे एंड आई लाइक टू जनरली फॉलो अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या है, हम पहले हाउसेस को ओवरऑल सीखेंगे, क्या उनका प्रोसेस है, कैसे वो हाउसेस स्ट्रक्चर्ड हैं, हाउसेस में कौन होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, हाउसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि हाउसेस को चलाने वाले कौन लोग हैं, जी हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। तो हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में सीखेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स सीखने के बाद हम एक लेयर नीचे आएंगे, फिर हम सीखेंगे कि अच्छा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स किनको संभालते हैं, कौन लोग हैं, जी मेंबर्स को संभालते हैं, ठीक है। अब जहां हम यहां मेंबर्स पे पहुंच जाएंगे तो मेंबर्स के तो बहुत बेसिक सवाल है कि भाई मेंबर इलेक्ट कैसे होता है और मेंबर डिस्क्वालीफाई कैसे होता है। तो यहां हमारी इलेक्टोरल पॉलिसी की कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहां से हमारी इलेक्टोरल पॉलिसी की कहानी शुरू हो जाती है, वेरी सिंपली। अब इस इलेक्टोरल पॉलिसी की कहानी खत्म करने के बाद हमने हाउस का स्ट्रक्चर तो रेडी कर लिया है, हमने मेंबर्स के बारे में भी पढ़ लिया है, एंड यहां पे वी विल देन अप्लाई एंड देन स्टार्ट स्टडीइंग द प्रोसीजर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द हाउसेस। और ये खत्म करने के बाद हम हाउस की कमिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। आई एम फाइन, थैंक यू। क्लियर, मेक सेंस, यस और नो? गुड, नो नो, आई एम फाइन, थैंक यू। बहुत सिंपल हिसाब किताब, ऑलराइट। अब डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ द क्लास कैसे हमारा फ्लो बनता है, हम बेस मेंबर्स के फंक्शंस कवर करने के बाद यहां डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और अगर हम इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन में बिल्कुल मशरूफ हो गए तो हम सीधा इलेक्टोरल पॉलिसी में निकल जाएंगे।
मोस्ट लाइकली, एंड हाउ आई वांट टू डू दिस इज, यहां से हम चीजें कवर करेंगे. आर वी क्लियर ऑन दिस? सो विल फर्स्ट फिनिश legislature as an institution, and then we will get into electoral policy as a whole. It will always make better sense for the prelims. जब हम फाउंडेशन करते हैं, so in the foundation courses we always make sure that we do electoral policy and then come back. Just give me 1 second. Just 1 second. सॉरी. ठीक है, फाउंडेशन में भी जनरली टेक द इलेक्टोरल पॉलिसी. डोंट वरी, आई एम फाइन. थोड़ा सा सर्दी है, जा रही है, वेदर चेंज हो रहा है, तो जाते जाते अपनी छाप तो छोड़ के जाएंगे, है ना? डोंट वरी. गुड. ये बेसिक इकोसिस्टम समझ में आ गया? ये क्लियर है 100%? ठीक, गुड. अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट डज आवर एंटायर इकोसिस्टम लुक लाइक? और ये हम हमेशा पैरेलल चलेंगे. We will always look at both federal legislatures together. Simple as that. That is the idea. So whenever we say our legislature, मैं कहूं कि हमारा जो पार्लियामेंट है, what does it comprise of? The parliament comprises of the president, the Lok Sabha, and the Rajya Sabha. The president is a part of the parliament, but definitely not a member of the parliament. ठीक है? Part of the parliament, yes. Member of the parliament, no. And we will understand why, because of separation of powers, office of profit, etc. etc. ठीक है. अब लोकसभा में we will have basically members, and from those members we would have our presiding officers. इनको हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहते हैं. ठीक है? जब ये दोनों अवेलेबल ना हो तो बैकअप में हमारे पास एक पैनल होता है. इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का काम हाउस को चलाना है, मेंबर्स का कॉन्डक्ट ध्यान में रखना है. ठीक है? सिमिलरली जो ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं जिस पार्टी की बहुमत है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी है, जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, जिसने सरकार बनाई है, सो यू आर अ मेंबर बिलोंगिंग टू द मेजॉरिटी, सो यू आर अ मेजॉरिटी एमपी. अगर ऐसा नहीं है, सो यू आर ए माइनॉरिटी एमपी और यू आर एन ऑपोजिशन एमपी. ठीक है? और यू आर एन ऑपोजिशन एमपी. ठीक है? दूसरा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की खास बात क्या है? हमने ये कोर कॉन्सेप्ट्स में सीखा था. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अबाउट reduced concentration of power, so therefore greater accountability, and therefore generally lesser stability.
तो मिनिस्टर्स कौन होंगे ये इस बात पर तय करेंगे कि इस हाउस में, लोकसभा में, किस पार्टी की मेजोरिटी है। फिर उनके पास ओनस है डिसाइड करने का कि मिनिस्टर्स कौन होंगे। उस पार्टी के जो लीडर होंगे इस हाउस के, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये सब इंटरनल बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब जो हमारे मंत्री लोग हैं वो टेक्निकली हाउसेस से ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे कुछ एमपीज मंत्री हो सकते हैं, तो उनको हम गवर्नमेंट मेंबर्स कहते हैं। और कुछ मंत्री ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे हाउस से हैं, तो वो दूसरे हाउस में भी उनको गवर्नमेंट एमपीज बोलेंगे। और जो मंत्री नहीं है वो हो गया प्राइवेट मेंबर। तो सीधी सीधी बात यह है कि हर बीजेपी का लोकसभा एमपी गवर्नमेंट मेंबर नहीं है। हर बीजेपी का लोकसभा एमपी गवर्नमेंट मेंबर नहीं है। गवर्नमेंट मेंबर वही है जो एक मिनिस्टेरियल पोजीशन होल्ड करता है। अगर आप मिनिस्टेरियल पोजीशन होल्ड नहीं करते तो आप एक गवर्नमेंट मेंबर नहीं हो। 100 बात की एक बात, इतनी ही कहानी है और कुछ नहीं। ठीक है, गुड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एमपीज इलेक्ट होके आए, और जो उसमें से इलेक्ट होके आए, कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो एक इंडिपेंडेंट एमपी हो। इंडिपेंडेंट एमपी का मतलब यह है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े थे। हमारी इलेक्टोरल पॉलिसी कहती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पॉलिटिकल पार्टी एक ही इंसान को टिकट दे सकती है। एक पॉलिटिकल पार्टी से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो लोग नहीं लड़ सकते। ये क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडिपेंडेंट लड़े, जिसको हम निर्दलीय कहते हैं, राइट? सो यू वुड हैव what is called an opposition, sorry, you would have what is called an independent member, an independent member। अब वो इंडिपेंडेंट मेंबर टेक्निकली ना तो मेजोरिटी है ना तो माइनॉरिटी है। वो किधर भी जा सकता है। वो इधर भी जा सकता है वोट करने के लिए, वो उधर भी जा सकता है वोट करने के लिए, अगर वो एक प्योर फॉर्म में हो तो। ठीक है, अब लोकसभा में नहीं होता, लेकिन एक टाइम पे लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हुआ करते थे, एंग्लो इंडियन, जिनको हमने अभी हटाया है कुछ ही साल पहले। राज्यसभा में तो है। अब वो नॉमिनेटेड मेंबर्स इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स किसी मेजोरिटी पार्टी के भी हो सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, या किसी ऑपोजिशन पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या वो एक डिस्टिंक्ट यूनिक नॉमिनेटेड मेंबर भी रह सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Independent members and nominated members are distinct members of parliament। इसमें जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ की लेयर लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट एमपी तो कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। आपने तो वोटर्स का भरोसा तोड़ दिया। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर, क्योंकि उसको अपनी पॉलिटिकल विशेष के लिए नहीं एमपी बनाया है, उस नॉमिनेटेड मेंबर को अपने कोई कैरेक्टरिस्टिक के लिए नॉमिनेट किया है। जैसे राज्यसभा में लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस के लिए किया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए किया है। लैस एंड क्लास, कई बार क्लास में बोलता हूं। तो वो ज्वाइन करे करे, नहीं करने नहीं करे। तो टेक्निकली देखा जाए, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता, कोई नॉमिनेटेड मेंबर अपने डिफाइंड पीरियड में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता,
तो वो टेक्निकली तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर हुआ ना, टेक्निकली वो तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर हुआ, करेक्ट? So that is why it is very important to understand these kind of aspects. ठीक है, क्लियर, गुड। अब भाई एट द एंड ऑफ द डे लोकसभा में क्या है, मेंबर्स हैं, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट majorities, इट्स ऑल अबाउट minorities, करेक्ट? नाउ इन दैट केस कोई लीडर ऑफ हाउस होगा और कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, कोई लीडर ऑफ हाउस होगा, कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, है ना? वो अपने हाउस के डिस्टिंक्ट यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑपोजिशन का काम सिर्फ गवर्नमेंट की बात खरीदना नहीं है, ऑपोजिशन का काम एक ऑल्टरनेट पॉलिसी भी प्रेजेंट करना है। वो दुख की बात है कि हमारे यहां ऐसा होता नहीं, हमारे यहां ऑपोजिशन इज एंटी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज एंटी ऑपोजिशन। यार वो एक मीन्स का प्रॉब्लम है, वो एक एनालिटिकल प्रॉब्लम है, विल कम टू दैट लेटर, ठीक है, गुड। अब ध्यान से सुनना, जब हम स्कूल में पिकनिक में जाते थे, ऐसे हमको ऐसे प्लेनेटोरियम लेके जाते थे बछड़ों के जैसे, तो आपको याद होगा कि सडनली 3-4 क्लास मॉनिटर टेम्पररीली अपॉइंट हो जाते थे, है ना? हर 10 लाइन पे एक मॉनिटर होता था, उसका काम था कि हम चुपचाप लाइन में चलते रहे, और उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन वही था। वो अपने आप को एनएसजी कमांडो से नीचे समझता ही नहीं था, अल्फा टू चार्ली बाली टैंगो करके घूमता रहता था, करेक्ट? यस, वेरी गुड। सिमिलरली हाउस में भी झुंड है, एक झुंड है जो मेजोरिटी के लिए सरकार डिसाइड कर रहा है, और एक झुंड है जो ऑपोजिशन में है। अब ये झुंड में लोग क्या कर रहे हैं, इनको कौन मैनेज करेगा? तो इसके लिए यू वुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ विप्स। एक गवर्नमेंट साइड पे होंगे, एक ऑपोजिशन साइड पे होंगे। अब अगर मल्टीपल ऑपोजिशंस हैं, एक कोई क्लियर कट कांग्रीगेशन नहीं है, तो मल्टीपल ऑपोजिशन विप्स हो सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? ठीक है, अब इसको पैरेलली समझिए। मंत्री जी आके फीता काटते हैं, मंत्री जी आके फीता काटते हैं, लेकिन उसकी जो बैकएंड की प्रोसेस है उसमें तो ब्यूरोक्रेसी है। तो यहां पर जितने मेंबर्स हैं उनका काम हाउस में पार्टिसिपेट करना है, उनका काम हाउस चलाना नहीं, राइट? मैं सब समझाऊंगा विप कौन है, क्या है, एक एक चीज, डोंट वरी, ठीक है? उनका काम हाउस चलाना नहीं, कि हाउस सुबह, अगर आज सुबह 10-11 बजे हाउस स्टार्ट होना है, अगर 11 बजे स्टार्ट होना है तो बिजली पानी आ रहा है, लाइट चल रही है, वाईफाई ऑन है, ट्यूबलाइट फड़फड़ा तो नहीं रही, माइक में आवाज आ रही है, पेपर वेपर रखा है, गद्दा वद्दा ठीक है, ये सब कुछ बैकएंड पे कोई तो देख रहा होगा। अगर मिनिस्ट्रीज के पास ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी के पास अपने कोर्ट ऑफिसर्स हैं, रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, उनके पास भी तो अपना स्टाफ है, तो लेजिस्लेचर के पास भी अपना स्टाफ होना चाहिए। फर्क यह है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का स्टाफ एग्जीक्यूटिव ही है, जुडिशरी का स्टाफ अलग है बिकॉज ऑफ अ हायर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एल एंड ई ऑन वन साइड एंड जे ऑन वन साइड। क्या कोर्ट अपना स्टाफ खुद रिक्रूट नहीं करता? बिल्कुल करता है। ये पूरा यूपीएससी की जो पूरी तामझाम है, ये क्या है?
ये एग्जीक्यूटिव के लिए स्टाफ रिक्रूट करने का प्रोसेस है। यूपीएससी से लेके एसपीएससी से लेके एसएससी से लेके क्या है ये सब। आप इफेक्टिवली मंत्री का स्टाफ रिक्रूट, आप एग्जीक्यूटिव का स्टाफ रिक्रूट कर रहे हो, यू आर रिक्रूटिंग द एग्जीक्यूटिव। नो डाउट द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज प्लेस्ड वेरी डिफरेंटली। तभी हमारे सिलेबस में रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी लिखा जाता है, विच अगर इफ यू थिंक ऑफ इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कि एक डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का रोल क्यों बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में रोल तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है, सिविल सर्विसेज आर जस्ट द एग्जीक्यूशन आर्म। वो जो लाइन लिखी है उसके पीछे बहुत डेप्थ है, क्योंकि इन अ वेलफेयरिस्ट कंट्री लाइक आवर्स द सिविल सर्विसेज इज मोर पब्लिक फेसिंग देन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आप अपनी जिंदगी में गवर्नमेंट ऑफिसर से ज्यादा मिलेंगे एज अपोज टू एमपी एमएलए मिनिस्टर्स। दिस इज a very super oversimplified reason as to why there is a role of civil services in democracy. So similarly, the parliament should also be able to recruit their own officers. In fact, लोकसभा और राज्यसभा के अपने रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, सेक्रेटेरिएट एग्जाम्स होते हैं, होने भी चाहिए। So you would have a separate secretariat of the house. इसमें बहुत सारे डिविजन होंगे। अब भाई एग्जीक्यूटिव को होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी चाहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी चाहिए, फॉरेन सेक्रेटरी चाहिए, डिफेंस सेक्रेटरी चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, टेलीकॉम चाहिए। जुडिशरी को क्या चाहिए भाई, रजिस्ट्रार चाहिए, एक हमें टेक के लिए कोई चाहिए, एक लैंग्वेज के लिए कोई चाहिए, एक हमें लीगल सर्विसेज के लिए कोई चाहिए। हर एक की अपनी अपनी ब्यूरोक्रेटिक डिमांड्स है, तो लेजिस्लेचर में भी अपनी अपनी ब्यूरोक्रेटिक डिमांड्स होंगी। हमें यहां पे ब्यूरोक्रेसी से क्या काम करवाने, हमें एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिन में कोई चाहिए, सिक्योरिटी में कोई चाहिए, लैंग्वेज और इंटरप्रिटेशन में चाहिए, हमें टेक में कोई चाहिए, अलग अलग डोमेन्स में कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, राइट? मेक सेंस? सो दैट इज व्हाई यू हैव रिक्रूटमेंट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। ये आज भी होते हैं, वेरी गुड जॉब्स आल्सो बाय द वे, ठीक है ना। इस सेक्रेटेरिएट को जो हेड करते हैं इन्हें हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। जैसे लोकसभा में कैबिनेट सेक्रेटरी, यहां पे सेक्रेटरी जनरल। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार, ठीक है। सो ये एक किसी भी ऑर्डिनरी हाउस का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी में प्लस माइनस होते होते पूरी की पूरी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। सेम थिंग विल हैपन इन राज्यसभा ऑल्सो। द डिफरेंस इज इन राज्यसभा majority is not conditional, मतलब इसमें बीजेपी की मेजोरिटी हो या ना हो, इससे बीजेपी का सरकार में होना या बीजेपी की सरकार होना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही है, राइट? सबसे प्राइमरी बेसिक डिफरेंस तो यही है। तो हम जब कहते हैं that we have a bicameral legislature at the union, the idea of a bicameral legislature is a very distinct role of both the houses. Rajya Sabha is not Lok Sabha 2.0. It is not to be treated like Lok Sabha 2.0, which is why it still continues to have nominated members. अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक हाउस है, तो इसका मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा।
तो एक एक करके बात करते हैं। क्या राज्यसभा में मेजॉरिटी एमपीज होंगे? जी बिल्कुल होंगे। क्या राज्यसभा में माइनॉरिटी एमपीज या ऑपोजिशन एमपीज होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या राज्यसभा में इंडिपेंडेंट एमपीज होंगे? क्या राज्यसभा में नॉमिनेटेड एमपीज होंगे? सॉरी, क्या राज्यसभा में नॉमिनेटेड एमपीज होंगे? यस। नाउ कम्स द टफ क्वेश्चन। Lok Sabha is a directly elected house, so chances of independent MPs are there. Rajya Sabha is an indirectly elected house. That means MLAs of the concerned states are going to choose Rajya Sabha representatives of the state. अगर यूपी में 4 राज्यसभा सीट की वैकेंसी है तो यूपी के एमएलए हमारे वोटर बन जाते हैं और वो 4 एमएलए को, 4 एमपी को चुन के भेजते हैं। बेसिक कहानी है, करेक्ट। अब क्या राज्यसभा एमपीज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? थ्योरेटिकली। थिंक अबाउट इट। क्या राज्यसभा एमपीज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? द लॉ वर्सेस व्हाट इज प्रैक्टिकल, दो बहुत अलग बातें हैं। व्हाट इज द लॉ एंड व्हाट इज प्रैक्टिकल, दो बहुत अलग बातें हैं। क्लियर? राज्यसभा एमपीज को वोट करने वाले एमएलए हैं, तो इसका मतलब राज्यसभा एमपीज को जो वोट कर रहे हैं वो पॉलिटिकल हैं, वो पॉलिटिकल है। अब क्या पता किसी स्टेट में इतना मतलब मॉरल राइटियसनेस आ जाए, कोई एक अपना कैंडिडेचर भर दे। राज्यसभा एमपीज को चुनने के लिए आपके मिनिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, मिनिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो भी दे दे वोट, क्या दिक्कत है? कोई खराबी नहीं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, लेट अस से एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अगर उन्हें हमें राज्यसभा का एमपी बनाना होता, ठीक है, लेट अस से उन्हें राज्यसभा का एमपी बनाना होता, प्रेसिडेंट नहीं बनाना होता, हाइपोथेटिकली राज्यसभा का एमपी बनाना होता। हम कहते कि अच्छा, हम कहते कि भाई यूपी में वैकेंसी है, सर आप यूपी से बन जाओ, नॉमिनेशन खाली नहीं है, नॉमिनेशन खाली नहीं है। कलाम साहब कहते हैं कि ठीक है मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं फॉर्मली किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। मैं फॉर्मली किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, आपको मुझे वोट देना है, आप दे दीजिए। मेरा काम स्टेट की इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करना है, पार्टी के इंटरेस्ट को नहीं। आई एम देयर टू रिप्रेजेंट द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। So technically, can a Rajya Sabha MP be an independent member? Yes, of course. Is it practically possible? No, not at all. Practically, it's next to impossible. इसको आप उल्टा देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइंस एनी पार्टी। वो इंडिपेंडेंट मेंबर किसी भी हाउस का हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट मेंबर किसी भी हाउस का हो सकता है, करेक्ट और नॉट? नाउ
Can the Rajya Sabha have a government member? क्या मिनिस्टर राज्यसभा से हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लोकसभा सिर्फ आपको ये अभी देती है कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें। सारे के सारे मिनिस्टर्स का लोकसभा से आना कोई कंपलसरी नहीं है। इट इज वन ऑफ द पॉइंट्स इज टू वाई राज्यसभा एग्जिस्ट, क्योंकि हर कोई एक अच्छा पॉलिटिशियन और एक अच्छा मिनिस्टर हो साथ में, वो जरूरी नहीं। करेक्ट? यस। केस इन पॉइंट डॉक्टर मनमोहन सिंह, केस इन पॉइंट जयशंकर। जयशंकर साहब, who is the current foreign minister, is a Rajya Sabha MP. Yes or no? So can there be government members and private members? Yes. The only issue is Rajya Sabha will not entertain any motion of confidence or otherwise against the government. सीधी बात तो ये, सारा खेल ये है that Rajya Sabha is a representative of the states, and by a federal balance Rajya Sabha will always be inferior. यही है बेसिक। अब उनको बार बार ये तो याद नहीं दिला सकते कि आप इंफीरियर हो। कहां मैटर करता है? मैटर करता है जब गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस स्टेक पे है। सो फॉर एग्जांपल, मनी मैटर्स, मनी बिल, बजट, नो कॉन्फिडेंस, राइट? एनीथिंग विच इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, इवन मोशन ऑफ थैंक्स, सुनते दोनों साथ में, फिर जाके अलग अलग कमरे में वोट करते हैं। ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस? अंडरस्टूड? वेरी गुड। सुनते साथ में, वोट फिर अपना अलग अलग जाके करते हैं। तो किसी भी हाउस में, कहीं पे भी, एनी हाउस विल इफेक्टिवली बी दिस, नथिंग एल्स। बस नाम बदलेगा। यहां राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हम चेयर और डिप्टी चेयर बोलेंगे। ये जो चेयर होंगे वो होंगे जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा है तो क्यों है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या है सही है गलत है, सब बता दूंगा, डोंट वरी। ये पैनल सेम रहेगा, इनका सेक्रेटेरिएट अलग होगा, इनका सेक्रेटरी जनरल अलग होगा। सिस्टम सेम रहेगा, सिस्टम सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। So will Rajya Sabha have a leader of the house? Yes. Will it have leaders of opposition? Will it have a leader of opposition? Yes. लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक होगा, लीडर ऑफ हाउस एक होगा। विप्स मल्टीपल हो सकते हैं, तादाद पर डिपेंड करता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। ठीक। अब इन दोनों हाउस को जोड़े कैसे? ये तो अलग अलग डिस्टिंक्ट चेंबर्स हैं। काम तो दोनों हाउसेस का मिला के एक ही है, लॉ बनाना। प्राइमरीली लॉ एक ही है, लॉ बनाना नहीं आएगा, जस्ट सेपरेट पैनल। ये तो अलग है, ये कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। ऐसे समझ लो कि ये साइंस और कॉमर्स है। साइंस वाले कॉमर्स वालों को हमको कुछ समझते ही नहीं थे, बोलते थे छी छी नहीं बैठेगी तुम्हारे पास, ऐसा करते। ठीक है?
तो a place where they can commonly interact with each other under normal circumstances are parliamentary committees. इसमें कमिटीज या तो एक सिंगल हाउस की हो सकती है या डबल दोनों हाउसेस की हो सकती है. एक तरीका तो ये है, डबल को हम जॉइंट कमेटी कहते हैं, सिंगल को हम सिलेक्ट कमेटी कहते हैं, बस नाम का फर्क है. जॉइंट कमेटी में दोनों हाउसेस के मेंबर हैं, सिंगल कमेटी में, सिलेक्ट कमेटी में एक ही हाउस का मेंबर है. काम खत्म, आदमी खत्म. कुछ कमेटी एडहॉक होगी और कुछ कमेटी होगी स्टैंडिंग. इंसान बदलेंगे लेकिन कमेटी रहेगी. ठीक है. अब उसमें से कुछ ऐसी कमेटी हो सकती है जो सरकार के साथ अलाइंड हो, तो उनको हम डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं. करेक्ट. और कभी भूले भटके कुछ बहुत गड़बड़ हो गई तो कुछ चीजों में हम जॉइंट सेशंस कर लेंगे. बट काम तो यही है, काम तो यही है. बिकॉज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इफेक्टिव फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर. यही है ना. The primary function of any parliamentary democracy is executive accountable to legislature. अब इंडिया में क्योंकि फेडरलिज्म का एंगल आ जाता है तो बाइकैमरलिज्म का एंगल आ जाता है, तो हमें यहां पे थोड़ी सी सुपीरियोरिटी रखनी पड़ती है और हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस. ये तो कहते हैं और तो कुछ नहीं. तो एक काम तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है. काम से सीखो ना, नहीं तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे. तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जितने मोशन है, ये जितने डिस्कशन है, ये जितने डिबेट्स हैं, ये सब क्या है? ये सब these are functions of executive accountability. यही है ना. मंत्री अपने आप से थोड़ी सवाल पूछते हैं एक दूसरे को हाउस में कि भाई बता. मंत्रियों से सवाल तो ऑपोजिशन पूछती है. या बहुत ही अच्छी पार्लियामेंट है तो आपकी पार्टी के लोग भी पूछेंगे. कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि आप बताइए आपने कितना महान काम किया है, कैसे आपने इतना महान काम कर लिया है. ठीक है. क्लियर. So the fundamental mistake that we do when we study the legislature is we do it in reverse. हम मेथड सीखते हैं, सिम्टम नहीं. सिम्टम क्या है, काम क्या है, फंक्शन क्या है? जी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर. अच्छा, तो आपके सारे डिबेट्स, मोशंस, रेजोल्यूशंस आर नथिंग बट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर. Short duration, half an hour discussion, adjournment, these are all methods of executive accountability. जो कुछ बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म के, अब सिर्फ लोकसभा में होगा. एक तो फंक्शन यही है. दूसरा फंक्शन इज इफेक्टिवली लॉ मेकिंग. दूसरा फंक्शन इज इफेक्टिवली लॉ मेकिंग. है कि नहीं? दूसरा इफेक्टिव फंक्शन इज जस्ट लॉ मेकिंग. तो आपका जॉइंट सेशन, आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, स्टेजेस ऑफ अ बिल, सब उसी चक्कर में तो आएगा. तीसरा फंक्शन इज फाइनेंशियल ओवरसाइट. जो आप पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू करते हो, आप बजट पास करवाते हो. बजट के लिए स्पेशल है ना. बजट है कोई आम कानून तो नहीं, राइट?
एंड चौथा, your job is to look at the core functioning, which is participation in parliamentary committees. यही तो चार काम कर रहे हैं। पूरे पार्लियामेंट में कुछ भी जोड़ लो यही आएगा। adjournment motion, executive accountable to legislature. Committee on public undertaking is parliamentary committee and financial oversight, right? So once we understand the function, we will understand the nature of it. It's very easy to do data then. नहीं तो हम अंधे में डेटा पढ़ते रहते, समझ ही में नहीं आता कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, है कि नहीं? So this is the general context. This is the general setting of how any and every house looks. आप स्टेट असेंबली कर लीजिए, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएगा, लोकसभा की जगह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा, राज्यसभा की जगह स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। पोजिशनिंग चेंज हो जाएगी बिकॉज राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बात कंपलसरी है नहीं, और दूसरी बात दे आर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, दे आर सोली नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब हम हाउस कंपैरिजन पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी द डिफरेंसेस एंड द पोजीशनिंग। बट माय लार्जर पॉइंट इज हमको ये ब्रॉड स्ट्रक्चर हर हाउस में दिखेगा, चाहे कोई भी हाउस हो। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? अब इसको कॉन्सेप्चुअली देखिए। We as citizens have elected certain representatives through the process of a direct election who are going to be sitting in the Lok Sabha. Through the same process of a direct election, we have also elected certain representatives who would be sitting in the state legislative assembly, right? Who will then choose people who will represent the states in the Rajya Sabha. This process is an indirect election, right? This process is an indirect election. Now that our legislative arm is complete, depending on majority equations, we will therefore build an executive layer which is going to comprise of the Prime Minister and the Council of Ministers, जो इफेक्टिवली यहां से भी आएंगे और यहां से भी आएंगे, राइट? एंड डिसीजंस would be taken in the name of the president. That is how parliamentary republican democracy works. हम क्या है? We are a parliamentary republican federal democracy. पूरा देश इन चार शब्दों पे है। तो इसका मतलब सारी पावर यहां है, यहां है। आप उसको ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर बोल लो 7 शेड्यूल की, आप उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर बोल लो 368 की, पावर तो यही है। एग्जीक्यूटिव की पावर इज कोरिलेशनल टू लेजिस्लेटिव पावर। अगर यूनियन लिस्ट में
न्यूक्लियर पावर लिखा है, तभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक न्यूक्लियर प्लांट के लिए पैसा सैंक्शन करेंगे। यस और नो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को न्यूक्लियर प्लांट बनाने की परमिशन इसलिए मिली क्योंकि पार्लियामेंट के पास न्यूक्लियर पावर की लेजिस्लेटिव पावर है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? जब हम एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ेंगे वी गेट दिस बेटर, बट फंडामेंटली दिस इज वेयर इट ऑल कम्स फ्रॉम। ठीक है, अंडरस्टूड? यहां तक समझ आया? तो इसका मतलब द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज सच that it's a gray area, lines are blurred, one thing led to the other. Yes or no? That is why we say parliamentary democracy is low on concentration of power, because you guys can do whatever you want to as long as a majority of these guys think you guys are good guys. Simple as that. इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। जब तक ज्यादातर लोकसभा एमपीस को लगेगा कि आप सही इंसान हो, तब तक आपको जो करना है करो। जिस दिन ज्यादातर लोगों को लगा कि नहीं भाई मामला गड़बड़ है, आउट एंड अबाउट। ये कहीं नहीं जा रहे, ये जाते हैं। तो कल एक बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बोल रहा हूं, कल को अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए और सरकार गिर जाए, ये कहीं नहीं जा रहे। अगर इनके पास कोई पैरेलल सेट ऑफ मिनिस्टर्स है तो उनको बना दो, नहीं बना सकते तो फिर यहां दोबारा इलेक्शन होंगे। Resignation of the council of ministers because of no confidence has nothing to do with the dissolution of the house, because parliamentary democracy। ठीक है, कुछ फंडे हमारे बेसिक बिल्कुल रॉक सॉलिड क्लियर होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? और यहीं से सारे आंसर्स निकलते हैं। फेडरल का क्या मतलब हुआ? टू लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर कैन हैव मोर पावर्स ओवर द स्टेट्स, है ना? बट aren't they supposed to be distinct? Aren't they supposed to be distinct? ऐसा थोड़ी हो रहा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास नहीं हुआ तो ऑन अपील बिल लोकसभा राज्यसभा जा रहा है। बीच में एक हार्ड लाइन है, ये आपस में बात नहीं करते, इनका आपस में रिलेशन नहीं है कि नहीं? यहां पे एक डिस्टिंक्ट फेडरल लेयर है, होनी भी चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं।
साल छोड़ो, सवाल छोड़ो, एक स्टेटमेंट देखो। In absence of specific procedure, state legislative assembly follows Lok Sabha procedure. यही लिखा है। यस, कि फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा ने, जैसे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अपने जॉइंट सिटिंग को लेके कोई खास रूल्स नहीं बनाए उन्होंने, ठीक, तो जो लोकसभा कर रही है हम करेंगे। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग? थिंक ऑफ इट। ये प्री में पूछा गया है। It has been in my mind one of the few toughest questions from here. Yes. 208. Yes. ठीक है, हमने ये नहीं पढ़ा है, डोंट वरी। ये क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब ये आर्टिकल हमें याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, मैं बस एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाह रहा हूं कि हमें ये करना कैसे है। Can we see this? Yes, this is article 208. इसका जरा ये वाला क्लॉज पढ़ना। So a house of the legislature of the state may make rules for regulating subject to provisions of the constitution, its procedure and conduct of business. Until rules are made under clause 1, the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of the constitution with respect to the legislature for the corresponding province shall have in effect in relation to the legislature of the state, subject to such modification and adaptations as be made therein by the Speaker of the Assembly or the Chairman of the Council. Are we clear on this? ये हमें एग्जाम में याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत बात नहीं। इसको कैसे सॉल्व करें? इसका मतलब ये हो रहा है कि स्टेट कंपल्सरीली हैज टू फॉलो लोकसभा प्रोसीजर। स्टेट कंपल्सरीली हैज टू फॉलो लोकसभा प्रोसीजर, यही मतलब हुआ ना इसका, करेक्ट? ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज एंटी फेडरल स्पिरिट। ठीक है, एक सिंपल तरीके से तो ऐसे एलिमिनेट करेंगे। थोड़ा सा और हमको लग रहा है कि नहीं, लेट अस बी शॉर्ट ऑफ आवर गेसेस। हिस्टोरिकली आपने लीगल हिस्ट्री पढ़ी है? पहले हाई कोर्ट आया कि पहले सुप्रीम कोर्ट आया? अच्छा, हाई कोर्ट आया। पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज आई या पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आई? प्रोविंशियल। प्रोविंशियल
फंक्शनल जहां इलेक्शंस हैं, जहां प्रॉपर प्रोसीजर्स एडमिनिस्ट्रेशन है, करेक्ट। तो इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, ये हमने कहीं और कुछ सुना होगा, शायद कहीं उड़ते उड़ते कहीं देखा हो। हम थोड़े समय में प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे। प्रिविलेजेस में भी शायद लिखा हो सकता है, कि एमपीज और एमएलए की वही प्रिविलेजेस होंगी जो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट थी, ऐसा कुछ लिखा हो सकता है। हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, देन वी कैन गो बैक एंड थिंक कि भाई स्पेसिफिक प्रोसीजर्स खाली क्यों होंगे, कुछ तो रीजन होगा, बिकॉज हमने कुछ चीजें अडेप्ट नहीं करी होंगी। तो यू स्टिल हैव द एबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स कैन बी फॉर लेजिस्लेटिव रीजंस, फॉर एग्जीक्यूटिव रीजंस। ये लेजिस्लेटिव पावर है, ये लेजिस्लेचर नहीं है। यस, the only time the center can do anything to a state legislature is when there is emergency. Yes or no? It takes an emergency for the center to intervene in the states, and that also under very extraordinary circumstances, and that also through the president, through parliamentary approval. ये तो सीधा सीधा सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, जो हमने कोर रूल्स पढ़े थे, सीधा सीधा। सो फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। We can think of it. The point of the first hour is to make you understand what's happening, because parliament में otherwise it's very easy to get marks here. यहां हमको एक्सेलेंस चेस करना है कि जो बेसिक चीजें वो मैंने भी कवर कर रखी है, मैं गिव यू द नोट्स आल्सो, ये कुछ फाइनर एस्पेक्ट्स है जहां हमको एक्सेलेंस लाना है, बाकी तो बहुत बेसिक है, ठीक है। और यहां जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया भाई, ऑल सेड एंड डन, दिस इज द स्ट्रक्चर। सो if our legislature has some structure and our legislatures have some powers, right? This structure and these powers will have to be governed by some legal provisions. इसको एग्जीक्यूटिव के पैरेलल सोचो, आरटीई एक्ट है तो आरटीई रूल्स भी है ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ना। अब बार बार थोड़ी ना पार्लियामेंट आएंगे, अब स्कूल की हमको टीचर स्टूडेंट रेशियो बदलनी है तो थोड़ी ना जरूरत पड़ेगी, राइट। So what are we going to have? We're going to have a combination of the constitution, a bunch of laws, and some internal rules that the constitution allows them to make. कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर देता है कि नहीं? कौन सी मंत्रालय में क्या होगा और कौन सा मंत्री क्या करेगा और किस लेवल का डिसीजन किसके पास होगा, इसी को फॉर्मल भाषा में एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स कहते हैं, जो प्रेसिडेंट खुद बनाते हैं, व्हिच इज बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर एग्जीक्यूटिव को इतना फ्रीडम है कि वो डिसाइड कर सके कि किस लेवल का डिसीजन में किससे हमें अप्रूवल लेना है, कितने हमें मंत्रालय बनाने और कौन मंत्रालय में क्या काम होगा, तो हाउसेस को पावर नहीं होनी चाहिए कि अपना अपना देख ले कि जी मेरे हाउस में तो ऐसे होगा,
है कि नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने की पावर नहीं है? सुप्रीम कोर्ट रूल्स, दिस इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ पावर्स. द प्रिंसिपल, ध्यान से देखना, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करेगी. ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, कौन से लेवल का डिसीजन में मिनिस्टेरियल अप्रूवल चाहिए, कमेटी अप्रूवल, कैबिनेट कमेटी अप्रूवल चाहिए, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल चाहिए. लोकसभा रूल्स, राज्यसभा रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, इन सब के पीछे द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी इज द सेम, सेपरेशन ऑफ पावर्स. क्योंकि ना आर्टिकल 77 याद रहेगा, ना आर्टिकल 78 याद रहेगा, ना आर्टिकल 145 याद रहेगा. याद ये रहेगा, है कि नहीं? फिर ये एग्जीक्यूटिव के लिए है. हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट. ये हाउसेस के लिए है. सो देयरफॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा सेपरेटली. ये कोर्ट के लिए. कोई हेड ऑफ लेजिस्लेचर तो होता नहीं है. यू हैव अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव. डू यू हैव अ हेड ऑफ लेजिस्लेचर्स? नो. डू यू हैव अ हेड ऑफ लोकसभा, हेड ऑफ राज्यसभा? नो. Supreme Court rules are collectively internally drafted and then sent to the president. Chief Justice, is he the head of the Supreme Court? No. Are you the administrative head? Yes. But are you the head of the Supreme Court? No. Do you have any form of superior judicial power as the Chief Justice of India? No. Are yes or no? फिर अगर ये रूल्स प्रेसिडेंट निकाल रहे हैं, ये भी प्रेसिडेंट निकालेंगे और ये भी प्रेसिडेंट निकालेंगे. यही होगा ना? These are all forms of delegated legislation. लॉ ना होते हुए भी लॉ है, सीधा साइन होते हैं. दे हैव द फंक्शन एंड द पावर ऑफ द लॉ. तीनों को बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है. कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधा एग्जीक्यूटिव को ये लॉ, ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाने की पावर दी है. कैबिनेट सेक्रेटरीट का यही तो काम है. कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स दी है. कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हाउसेस को ये पावर दी है. तो हाउसेस अपने आप इंटरनली अलग अलग बना के प्रेसिडेंट को भेजती है. प्रेसिडेंट सीधा गजेट पर नोटिफाई करते हैं. राइट? दिस इज जस्ट माय वे ऑफ ट्राइंग टू टेल यू हाउ द प्रेसिडेंट is connected to all the three branches of the state. Not just in a manner कि अरे प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं जी, प्रेसिडेंट हाउसेस को कन्वीन कर रहे हैं. वो सब तो है. नाउ डू वी अंडरस्टैंड द पोजीशनिंग ऑफ द प्रेसिडेंट? ठीक है. Good. So the power to make these rules will effectively come from the constitution. ये रूल्स दो तरह के होंगे. कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बने, और कुछ ऐसे रूल्स होंगे which will be extension to these laws. ठीक है. So for example, constitution, yes. अब भाई मेंबर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करें. तो प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का भी तो इलेक्शन होना है. इलेक्ट तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो एमपी एमएलए करेंगे. So there will be a president vice presidential elections act accompanied by rules.
यस, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा कि हाँ भाई एमपीज हैं, इनकी सैलरी पार्लियामेंट बना सकता है, पार्लियामेंट बनाएगा ना, salaries or allowances of the Parliamentary Officers Act, right? Salaries and allowances of MPs Act, Office of Profit के लिए Prevention of Disqualification Act 1950s, Leader of Opposition के लिए law, Salary Allowance Pension, Whips के लिए Facilities Act, Citizenship Act का यहाँ क्या कर लूं, right? Are we clear on this? The Constitution through core articles, through schedules, a bunch of several laws, President Vice Presidential Act, then you would have MP Salaries Act, you have Parliamentary Officers Act, you will have Parliamentary Disqualification Act जो Office of Profit के लिए है, you will have Leader of Opposition के लिए Act, you will have Whip के लिए Facilities के लिए Act. You can make similar laws at the state level also. Some of them will have rules. You will have Representation of Peoples Act 1950, 1951. It is a very complex web of legislations that come into play here. Then you will have Lok Sabha rules, Rajya Sabha rules. और ये खुली पावर जो है ना, ये खुली पावर सिर्फ यहां नहीं है. दिस इज व्हाट, दिस इज ई, दिस इज एल, और दिस इज ई, दिस इज जे, सॉरी, एंड दिस इज एल. और इस सब के पीछे एक सेंस ऑफ लिमिटेशन है. जुडिशरी इज बाउंड बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स बियॉन्ड अ पॉइंट. ज्यादा हाथ पांव नहीं मार सकते. Executive is accountable to the legislature. They will always have a certain political bias. They will have a certain political bias. In a majoritarian government, जहां एक सिंगल पार्टी को 400 पार सीटें हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज अ फॉर्मेलिटी. सीधी सीधी बात करो तो कुछ ना कुछ चीजें किसी ना किसी को देनी पड़ेगी और खुला हाथ देना पड़ेगा. और देखते हो ना क्राइम सीरीज में कि वो एक इंस्पेक्टर आके कमिश्नर को बोलता है, वो साहब आप मेरे को खुला हाथ दे दो, मैं सब गैंगस्टर को मार दूंगा. यस, ऐसा होता है, ऐसा वो बोल के चाहता है. और यही देख के बेचारे बच्चे बोलते हैं आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस भरेंगे. दबंग दबंग है ना, सही बात. Unless you have an extraordinary charm for the uniform, please under no circumstances think of IPS as your first preference. आपकी भाषा में समझाऊं तो आईपीएस इज लाइक बीइंग विद अ बैडी. बैडी समझते हैं? बैडी, बैडी आइजेंडर. पहले 6 महीने बहुत अच्छा लगेगा कि वाह व्हाट अ बैडी, वो सो कूल. फिर उसके बाद उतना ही रोना आएगा. ठीक है, गुड. ना तो ऐसा ही हमको कोई बैडी चाहिए और वो बैडी को खुला हाथ चाहिए. इस पूरी दुनिया में, इस डेमोक्रेसी की दुनिया में सबसे बड़ा बैडी कौन हुआ? इलेक्शंस. एंड दैट इज व्हाई यू हैव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 324 से शुरू होता है. उसमें एक शब्द इस्तेमाल करते हैं,
plenary powers. Superintendents control direction. Superintendents control direction of electoral rolls and conduct of election is with the election commission. इसी को खुला हाथ बोलते हैं. Yes or no? Good. ठीक है. This means this means the same constitution through election commission will give the election commission the power to make some rules or some manuals, some orders. है कि नहीं? Make sense? तो ये फंडामेंटल बात क्यों बता रहा हूं? ये बिहार एंड पैन इंडिया एसआईआर का इशू चल रहा है, which is nothing but a revision of electoral rolls. इलेक्टोरल रोल्स कैसे रिवाइज होंगे, कौन रिवाइज करेगा, किसके पास पावर है, ये सिंगुलरली कौन डिसाइड करता है? ईसीआई थ्रू द इलेक्टोरल रोल्स मैनुअल. ये भी तो एक तरह का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ. यस और नो? फिर सिद्धि पावर है कॉन्स्टिट्यूशन से, है कि नहीं? सिद्धि पावर है पक्का. आया समझ में? आर बी क्लियर? तो इसलिए लीगल फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है. प्री में क्वेश्चन ये नहीं आता है कि इलेक्शन कमीशन में के को रिमूव कैसे करते हैं. प्री में क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं. अगर ये कोर क्लियर है तो समझ में आ जाए. ठीक है. तो अगर प्री हमको इतना पता है, ईसीआई हैज प्लीनरी पावर्स of superintendence, control and direction of electoral rolls and conduct of elections. पक्का? बस इतना पढ़ा है आपने कि इलेक्टोरल रोल्स और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है उसका सुपरविजन, कंट्रोल और डायरेक्शन. सुपरिटेंडेंस सुपरविजन, कंट्रोल डायरेक्शन, नॉट डिस्प्यूट रेसोल्यूशन, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ अपेलेट अथॉरिटी. ऐसा कुछ नहीं लिखा है. क्या लिखा है? सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल, डायरेक्शन. ये लिखा है ना? पक्का? तो एक बात बताओ, इलेक्शन सिंबल्स कौन अलॉट करेगा? ईसीआई. किसको क्या मिलने चाहिए इलेक्शन सिंबल? ईसीआई अलॉट करेगा. यस और नो? सही है भाई. पॉलिटिकल पार्टीज को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? ईसीआई. इलेक्टोरल रोल को कौन रिवाइज कराएगा? ईसीआई. इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक, जो नए वोटर कार्ड है, वो कौन इशू करेगा? ईसीआई. पक्का? इलेक्शन का शेड्यूल कौन बनाएगा? ईसीआई. पब्लिश हम किसी और के हाथ से करा देंगे, वो चलेगा. बनाएगा कौन? ईसीआई. सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन. ये शेड्यूल
will have a lot of other intersections. इसका और किसी चीज से लेना देना नहीं है, तो यहां पे प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकता है, 10 तरह की चीजें हो सकती है। कॉन्सेप्चुअली समझ आया? पक्का? वेरी गुड। अब देखो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो सकता है, कुछ लॉ में लिखा हो सकता है। यस भाई, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ईसीआई ने रिलीज किया था ना, फिर ठीक है, गुड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कुछ किसी रूल्स में लिखा हो सकता है, या कुछ कहीं कन्वेंशन हो सकता है कि चला आ रहा है तो कर रहे हैं, है ना? जो हमारे कोर पार्लियामेंट्री फेडरल रिपब्लिकन फीचर्स होंगे, वो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होंगे। जो बहुत ज्यादा टेक्निकली डिटेल्ड होंगे, वो जनरली लॉ में मिलेंगे। जो चीजें आप हाउस की इंडिविजुअलिटी के हिसाब से छोड़ोगे, वो आपको लोकसभा रूल्स, राज्यसभा रूल्स में मिलेंगे। और जो ओवरऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे एज एन आइडिया, कन्वेंशन होगा। पक्का? yes. The parliament shall consist of the president, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The parliament shall consist of the president, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. ये ऐसी बात जनरली कहां लिखी होनी चाहिए? The council of ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. ये बात कहां लिखी होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। Executive is responsible to the legislature. कन्वेंशन हुआ नहीं है, लार्जर कन्वेंशन। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोर फीचर है, ये तो कन्वेंशन है। लेकिन लोकसभा रिस्पॉन्सिबल टू, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल, for some reason people have a very distorted understanding of life. For example, it's not cheating if it's a long distance. समझ आया? It's a different pin code, it's not cheating. इसी चीटिंग को पार्लियामेंट्री टर्म्स में हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। कभी कभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है, मैं नहीं कह रहा चीटिंग कंपलसरी है, वो वाली चीटिंग नहीं, डाइटरी चीटिंग। शुगर खा लिए, कभी कभी बॉडी को नीड होता है शुगर का, नहीं तो शुगर ऐसे डाउन चला जाएगा। ठीक, ओके। तो जो मंत्री है वही एमपी है, उसके पास दो दो ऑफिस है। ये तो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है ना, ये तो जरूरी है, ये यहां लिखा होना चाहिए ना।
पक्का? ये तो कोर फीचर है हमारा। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि नहीं, आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस, ओके? कि जो एमपी है वो नेशनल कमीशन और शेड्यूल्ड कास्ट का चेयरपर्सन भी हो सकते हैं, जो एमपी है वो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का चेयरपर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है? एक बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है ये बहुत लंबी लिस्ट यहां बेटर होगी ना, पार्लियामेंट्री डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। तो कोर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का प्रिंसिपल दैट मिनिस्टर्स आर एग्जेम्प्ट with respect to office of profit as long as it is about एमपीशिप और एमएलएशिप, ये यहां लिखा हुआ। बट पार्लियामेंट्री डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट वुड बी ए सेपरेट लॉ, यस और नो? और जब हमें पता चलेगा कि वो चीटिंग कर रहे हैं, तो हमको हाउस में दर्द होगा, जैसे सिटीजनशिप में दर्द हुआ था, तो हाउस कैसे चलाएगी वो रूल्स में लिखा होगा। यस, पार्लियामेंट्री कमिटीज आर रन बाय रूल्स। So will we have a parliamentary committee on office of profit? Yes. Are we clear on this? It is one of the most logical parts to study. It is genuinely very easy. ठीक है, पक्का? Make sense? Good. So ऐसे हमारे लॉज प्लेस होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ेगा। लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ेगा। It is effectively a core idea of parliamentary democracy. Yes or no? When the House has no confidence in the executive must resign. Right? So you have to be very careful in understanding the nature of what these provisions are. इसलिए legislature or elections can never be studied in isolation. This is why there is so much that goes on. ठीक है, क्लियर? ये थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा होगा कि अरे सर ये तो बहुत ज्यादा सा ऐसा है नहीं, ये बहुत सिंपल है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम वन एंड इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? गुड, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा देखो लगेगा बेटा, कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो थोड़ा सा 1-2 दिन एडजस्ट होने में लगेगा। अरे नहीं, आई एम सॉरी, आई जनरली you slap at the people you love, so that's okay. ठीक है, तो थोड़ा सा हमको we have to be a little more careful, ठीक है, because टेक्निकलिटीज हमको मेमोरी फेल करेंगी प्रीलिम्स में। The only way we can reconfirm our answers is through this. ठीक है, good. Now, I know I'm going to keep the class only till now.
Now, before I leave, there are two very important things I need to discuss with you. Two very, very important things. Please understand. It's a little important. First, tomorrow on 13th Feb, okay, my class is going to happen at 6 p.m., not 9 p.m. Just for tomorrow. Just for tomorrow. And Science and Tech environment batch of Kaushik sir, just for tomorrow, is going to be at 9 p.m. Those of you who are attending those can attend those. Okay? Sir needs to take a longer. That is the first important update. Okay? No, it is Harsh, it is it there's a method to the madness, right? Like for example, like 0 hour. 0 hour is, think of it. The 0 hour is, you can do whatever you want to in the house. If you can do whatever you want to in the house, can you write it in any rule? You can't. So therefore it will be a convention. We have to go back and think of the purpose. If we know the purpose, the answer will be right. Because memory will generally trick us. हाँ हाँ, मैं सब रिकॉल प्रोसेस सब कुछ पढ़ाऊंगा, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ। रिकॉल प्रोसेस होता नहीं, और राघव जी ने थोड़ा सा बिल के चक्कर में थोड़ा ठीक। Anyway, are we okay with this? ठीक। Now, 14th Feb at 11 a.m. Himanshu sir is going to have your first deep dive prelim strategy aptitude class. He's going to discuss how to look at the prelims paper. He's a master in all of it. He's never gotten a less. He's never gotten less than a 120 in all the prelims that he's written. So 14 Feb, yes, 14 Feb को तो हम लोगों के अंदर इतना दर्द है, पढ़ाएंगे बेटा। 14 Feb को तो मैं 12 बजे तक बिठा के पढ़ाऊंगा, ये मैं गारंटी दूं। It is my fight against capital created love. So you will study and sit with me. ठीक है, मेरे को नहीं तो किसी को भी नहीं, चुपचाप पढ़ाई करेंगे। But on a lighter note, if you have plans, then you can watch later. Yeah, Science and Tech. No, classes are already going on Science and Tech. Huh. Overall administrative head, speaker is the final call. Huh. The final call and procedure is the speaker. Yes. Secretary General is the highest ranking civil servant in the house. The Secretary General cannot ever overrule the speaker. Sort of go back to core basis, elected over appointed, democracy over everything else. Okay? Good. 14 Feb, 9 p.m. Of course, we will usually have our class. ठीक है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं भी बोलने जा रहा हूं। 13th and 14th collectively, we should be done with legislature and executive. Okay? Now, the economic survey and the budget is out. It's all done. Next week, please listen to this very carefully. Next week, which is from 16th till the 22nd of Feb. 16th Feb till the 22nd of Feb. Okay? Himanshu sir, every day at 11 a.m. is going to do his current affairs and finish your entire eco with current affairs and core concept linkages. Are we okay with this? Do we understand this? Yes or no? Good. So he's going to do thorough classes. Yeah, of course. So eco मतलब, अरे भाई इधर आए तो सब पढ़ के जाओ। मतलब सर क्या करेंगे? For example, if inflation is in the news, he will tell you exactly what is relevant for the exam, and he'll also teach you core concepts of inflation.
everything that you need to know there and then, finish it off and move on. ठीक है? ये तो ओरिएंटेशन ने बताया था ना. हाँ हाँ हाँ. आपको क्या लगा कि हम ऐसा आगे ऊपर ऊपर पॉलिटी पढ़ा के चला जाएंगे और ऐसा लगेगा कि हम नहीं नहीं, पूरा सीओ वन फुल ईयर एवरीथिंग. या एंड विद अ full document as well. Preeti, those are I mean, you can write my name, that's okay, but that's a socio-economic question and that's not a part of your official interview form. That's all. That doesn't matter. Yeah. So Himanshu sir is going to give you, please understand this, Himanshu sir is going to give you a full 1 year document of the economic survey, whatever is relevant from the economic survey in that entire 1 year, all current affairs, not more than 25 to 30, not more than 20-25 pages max, right? That I know for sure. We were just going through the document, not more than 20-25 pages. I'll check after class. Okay? So this is going to be intense. So what we're going to do is, you finish your eco chunk. We are done with legislature and elections. Then I will come back, and then executive, judiciary, and in the week I'll finish the next week, 23rd February to end of March, I will finish my entire polity. Himanshu sir will come back, and then he will finish by the first week of March. There's not going to be any change in the deadline whatsoever. Yes. All of you have, it is given to you, it is a part of your course. This is not a separate course. 23rd to end of Feb, we'll finish polity, governance, social justice, everything. Himanshu sir will come back in the first week of March. He will take science and tech, environment, current affairs, everything, your IR, places in news and everything. Yes. Correct. That we'll make sure, Satyam, don't worry. Sundays, we've kept Sundays as a buffer for whoever wants extra classes. Yes. Just 11 a.m. between 16th Feb to 22nd Feb, so that you can core finish eco in one go. Your legislature and elections is done on my end, and then you can take a break, finish eco core, come back to executive and judiciary with me the week after. Clear on this? Make sense? Yeah? Good. Yes, sir. I just have a look. Don't worry. Okay? Can opposition MP? Yes, theoretically, of course. Utkarsh, just send it to me, no? This is not a separate course. All of you have been given access to this. MCPA stands for GS2 plus CA of all GS. This is me and this is Himanshu sir. Okay? Clear? Nothing. No, you don't have to pay anything for it. That's enough. Okay? Are we good to go? Are we sorted on this front? Yes. And then the reason I want to do legislature and elections properly is because executive don't see a lot of questions this year, here a lot. So we'll finish this up and get it covered. Okay? Good. Chalo, see you at 6 p.m. tomorrow. Context is set. We're good to go. Yes. So remember, we are studying the legislature and elections. We've done a broad overview of the structure. We figured out the larger legal policy, and we figured out core functions of the legislature, which is house participation or executive accountability. We figured out financial oversight, law making, and parliamentary committee participation, and we go back on this. Okay? Clear? Good. Shakor, I'll have a look at your message. Don't worry. See you. Thank you. Bye bye. Good. Utkarsh, just send it to me on my email or on something, no? Can an independent member vote for any political party's decision? Yeah. You can vote for any bill however you want to. Bill does not apply to an independent member.
I discuss this, don't worry. Thank you. See you. Bye bye. Happy Valentine's, Rishabh. See you. Okay. Bye bye.